मौलाना महमूद मदनी के जिहाद एक्सटेंशन की बात, जिस पर देश में एक नया कलेश शुरू हो गया है। हमने इसे जिहाद एक्सटेंशन का नाम इसलिए दिया है क्योंकि ये वही मदनी हैं जिन्होंने 4 दिन पहले जिहाद की शान में अपने शब्दों से सजदा किया था और अब उस पर सफाई देने आए तो नया बवाल खड़ा कर दिया। इसके बाद देश में गुड जिहाद और बैड जिहाद वाली बहस शुरू हो गई और इसके डायरेक्टर स्वयं मौलाना महमूद मदनी हैं। उनके नए बयान के बाद अब जिहाद समर्थक और जिहाद विरोधी आमने सामने हैं। उनके तर्क आपस में टकरा रहे हैं और उससे जबरदस्त मजहबी चिंगारियां पैदा हो रही हैं। इसीलिए हमने भी गुड जिहाद और बैड जिहाद वाली 100% वेरीफाइड कुंजी तैयार की है। लेकिन सबसे पहले मौलाना मदनी के जिहाद एक्सटेंशन वाले शब्दकोश पर नजर डालिए। मौलाना मदनी का कहना है कि जिहाद इस्लाम में एक पवित्र शब्द है और ये इतना पवित्र है कि इसे स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी के अनुसार जिहाद मुल्क के लिए बहुत जरूरी है और जो लोग जिहाद का विरोध कर रहे हैं वो गद्दार हैं, साथ ही आतंकवाद फैलाने का काम कर रहे हैं। मौलाना मदनी यही नहीं रुके, उन्होंने यहां तक कह दिया कि जिहाद को गाली देने वाले इस्लाम के दुश्मन हैं। इसके अलावा मदनी का कहना है कि आतंकियों से लड़ना ही असली जिहाद है। हालांकि आज हमने अपने न्यूज मित्रों के लिए जिहाद शब्द का एक बदनाम एल्बम भी तैयार किया है, लेकिन सबसे पहले पेश है मौलाना महमूद मदनी का वो फ्लैशबैक बयान जिससे यह कलेश शुरू हुआ था। मुल्क के लोगों को मालूम होना चाहिए कि जिहाद एक धार्मिक पवित्र शब्दावली है इस्लाम की। अब अगर किसी को इस्लाम के साथ दुश्मनी है तो वो शौक से कहे, तो उसे डिक्लेयर करना चाहिए कि मैं इस्लाम का दुश्मन हूँ और मुझे इस्लाम और इस्लाम के मानने वाले मंजूर नहीं हैं। ये डिक्लेयर कर दें और फिर गाली बनाएं जिहाद को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वो उनका सौभाग्य होगा, वो जो चाहे करें। लेकिन अगर वो अपने आप को सनातन धर्म का या किसी और धर्म का मानने वाला कहते हैं और फिर किसी दूसरे धर्म का न सिर्फ अनादर करते हैं बल्कि बदतमीज़ी करते हैं, गाली बकते हैं और उसे गाली बना देते हैं धर्म ही को, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं चेताऊं और देश वालों को सबको बताऊं कि देखो ये बदतमीज़ी कर रहे हैं, ये मुल्क में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, ये मुल्क के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ये गद्दार हैं, मुल्क के इस देश के दुश्मन हैं और देशद्रोही वाला काम कर रहे हैं। और ये हमारे देश के जो दुश्मन मुल्क हैं, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान फलां फलां, उनके एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। वैसे मौलाना महमूद मदनी ने यह बयान कुछ दिन पहले जमीयत उलेमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी की बैठक में दिया था, जिसे हमने आपको सत्ता में दिखाया भी था। लेकिन इस बयान पर मचे कलेश के बाद मौलाना मदनी एक बार फिर कैमरे के सामने आए और सफाई देते हुए नया विवाद खड़ा कर दिया। मदनी ने कहा कि लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद जैसे शब्द मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गढ़े गए हैं और सियासत में भी इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया जा रहा है। मौलाना मदनी के गुड जिहाद बैड जिहाद वाली थ्योरी को आप भी समझिए। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद, जहां मुसलमान हो वहां जिहाद, और इसको गाली बना दिया गया। तो ये दरअसल इस्लाम को गाली देने के लिए बहुत सोच समझ के इसका यूज हो रहा है। सबसे बड़ा जिहाद क्या है? अपने नफ्स को ठीक करो, अपने आप को ठीक करो, झूठ बोलना फला फला फला, इन सारी चीजों से अपने आप को मुक्त करो। इसी तरह से कहीं जुल्म हो रहा है, उस जुल्म का विरोध करो, इसको भी जिहाद करार दिया गया है, ऐन जिहाद है। मदनी ने आज अपनी सफाई में एक और बात कही है। मौलाना मदनी के अनुसार जिहाद वाली थ्योरी से लोगों के बीच जो कंफ्यूजन हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं। बावजूद इसके उन्होंने खुलकर फिर जिहाद की वकालत की और ये कहा, केंद्र और राज्य सरकारों ने जिहाद शब्द के साथ नेगेटिव नैरेटिव बनाने में की कोशिश की है। हम तो ये काम कर रहे हैं टेररिस्टों से लड़ना, जिसको हम असल जिहाद समझते हैं। मैं हमेशा कहता रहा हूं वो फसादी हैं, हम जिहादी हैं। हम चुपचाप बैठे थे, छोटे लोग कर रहे हैं, समझाएंगे सीनियर लोग उनको। बाद में बजाय समझाने के इसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई और चीफ मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया
फिर उसकी इंटेंसिटी और बढ़ाई गई और सेंट्रल मिनिस्टरों ने कहना शुरू कर दिया और सेंट्रल लीडरों ने कहना शुरू कर दिया और इसको ऐसा बना दिया कि जैसे बस मुसलमान है तो जिहादी है और जिहादी है तो मतलब फसादी है। बिल्कुल पढ़ाया जाना चाहिए, सब सारे धर्मों में ये चीज़ मौजूद है और सबको पढ़ाया जाना चाहिए। वैसे तो जिस जिहाद शब्द पर देश में इतना कलेश है वो अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ असल में होता है संघर्ष करना, जबकि हदीस के हवाले से 4 तरह के जिहाद माने गए हैं जो दिल से, जबान से, हाथ से और तलवार से होते हैं। वैसे मौजूदा दौर में जिहाद आतंकियों की डिक्शनरी का सबसे फेवरेट वर्ड है। इसे पाकिस्तान में आतंकवादी अपने मंच से भारत के विरोध में औजार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसी से बनता है जिहाद शब्द का बदनाम एल्बम। आप गौर कीजिएगा, आखिर जिहाद का कनेक्शन आतंक और आतंकवादियों से क्यों जोड़ा जाता है? जैसे लश्कर का आतंकी हाफिज सईद ये कहता है कि कश्मीर को मुट्ठी में लेने का एकमात्र रास्ता जिहाद है, और जाहिर है यहाँ हाफिज के लिए जिहाद का अर्थ संघर्ष तो बिल्कुल नहीं है। जैसे मोहम्मद का आतंकी मसूद अजहर कहता है कि जिहाद करने के लिए युवा बिल्कुल देरी ना करें। इसके मकसद और मायने क्या हैं, शायद ये बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा मसूद अजहर अपने आतंकवादियों को यहां तक कह चुका है कि भारत और अमेरिका के खिलाफ जिहाद करो। जिहाद के बदनाम एल्बम में अगला चेहरा आतंकी हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद का है, जिसका कहना है कि हम सबको भारत से कश्मीर छीनने के लिए जिहाद करना चाहिए, जबकि लश्कर का कमांडर सैफुल्लाह सैफ अपनी जहर भरी तकरीरों में कहता है कि भारत को जवाब दो और जिहाद करो। यानी आज के दौर में जिहाद शब्द आतंकियों की टूल किट का सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए मौलाना मदनी के गुड जिहाद और बैड जिहाद वाले ज्ञान पर भारत में सियासी कलेश की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। मौलाना मदनी को किसी इस्लामिक कंट्री में जाके एक अच्छे स्पीकर के रूप में उनको भेज दिया जाए। भारत में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। तो उनकी बातों को हम ऐसे हल्के में नहीं ले सकते। अगर वो राष्ट्रवादी लोग हैं, देश से प्रेम करने वाले लोग हैं, कुछ बातें कह रहे हैं तो उन बातों को संजीदगी से लिया जाना चाहिए। आज अगर वो कह रहे हैं तो जिहाद किस माने में कह रहे हैं, और जिहाद तो बहुत ज़रूरी है। इलाहुल आलमीन, ये जो हीरे हमारे कौम में मौजूद हैं, हमारे समाज में मौजूद हैं, कि ये सोची समझी रणनीति चल रही है कि जहां भारतीय जनता पार्टी और उनके बी टीम के स्पीकर्स आवाज़ उठाते हैं, एक तरफ राजनाथ सिंह जी बाबरी मस्जिद के बारे में बोलते हैं, दूसरी तरफ मदनी जिहाद की बात करते हैं, फिर वही हिंदू मुसलमान विवाद करने की कोशिश करते हैं। बड़ा दुर्भाग्य मदनी की मानसिकता देश को तोड़ने का, देश की एकता और एकात्मता पर खतरा डालने वाला व्यक्ति का नाम मदनी है। इस पर देशद्रोह का मुकदमा दायर करके इसको जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए। हाँ, जिहाद बहुत ऐसा लफ्ज़ है जिसको पढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, जिहाद जो है वो मुल्क के लिए होता है, देश के लिए होता है, देश के ऊपर अगर संकट आए तो उसके लिए होता है। फिर हम राहुल गांधी से पूछना चाहते हैं, ये आपके मुस्लिम लीगी एजेंडा का हिस्सा हो गया है क्या कि जितने घृणा फैलाने वाले सांप्रदायिक विद्वेष और कट्टरपंथी कठमुल्ला जैसे विचारों रखने वाले लोग हैं, उन सबको आप कांग्रेस में लाकर उनसे इंटरप्रिटेशन और मिस इंटरप्रिटेशन करने का प्रयास करेंगे? कौन लोग फसादी हैं, कौन लोग इस देश में फसाद करना चाहते हैं, कौन लोग जो है बंटवारा चाहते हैं, कौन लोग जो है हमारा अनेकता में एकता का जो बंधन है वो ढीला करना चाहते हैं। ये इनको जिहाद का मतलब ही पता नहीं है। ये बस कभी लव जिहाद, कभी वोट जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी हाउस जिहाद, बस इसी के अंदर पूरे देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। और सत्ता में अब बात करते हैं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की, जो शीतकालीन सत्र के दौरान लगातार चर्चा में है। पहले संसद परिसर में आवारा डॉग को लाने पर सवाल उठ रहे थे। आज उन्होंने डॉग वाले सवाल पर भौं-भौं वाला जवाब दिया है। आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन 1 दिसंबर को रेणुका चौधरी अपनी कार में एक डॉग को लेकर संसद परिसर पहुंची थी। रेणुका चौधरी के इस रुख पर बीजेपी सवाल उठा रही है। रेणुका चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है।
मैम, आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? क्या और क्या बोले? मैम 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 प्रिविलेज मोशन आपके खिलाफ लाने की तैयारी की जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? जब आएगी देखा जाएगा, ऐसे क्या परेशान? आपका कोई जवाब उनके लिए? जब आएगा ना मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगी। मैम, आपके खिलाफ संसद में प्रिविलेज मोशन लाने की तैयारी कर रही है बीजेपी, क्या कहेंगे आप? क्या और क्या बोले? रेणुका चौधरी का सवाल है, देश की परेशानियां भूलकर उनके डॉग को मुद्दा बनाया जा रहा है। वहीं बीजेपी का कहना है कि संसद का अपमान करना कांग्रेस का अभियान हो गया है। सिर्फ 70 सेकंड में देखिए कैसे संसद के शीतकालीन सत्र में डॉग एक मुद्दा बन गया है। पोल्यूशन में लोग मर रहे हैं, वो किसी की फिक्र की बात नहीं है। बीएलओ आत्महत्या कर ले रहे, वो उनके परिवार नाश हो गए, उसका कोई फिक्र नहीं है। ये लेबर लॉ जबरदस्ती हमारे सर पे थोप रहे हैं, उसका कोई परेशानी नहीं है। और ये आज के दिन ये जो टेलीफोन पे जबरदस्ती ऐप लगा रहे हैं, उसका कोई सवाल नहीं है। मगर रेणुका चौधरी का कुत्ता तो बवाल कर दिया है, तो मैं क्या बोलूं इसका। आज जब उनसे किसी पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने जिस प्रकार से भौंकने का कार्य किया, और उससे पहले कल उन्होंने क्या कहा, ये काटने वाले नहीं है, काटने वाले अंदर बैठे। अर्थात देश की पूरी संसद को के सांसदों को काटने वाला कहना और काटने का संदर्भ कुत्ते के साथ जोड़कर कहना, यह दर्शाता है कि पूरी संसद की गरिमा को ध्वस्त करना कांग्रेस का एक विधिवत सुविचारित अभियान हो गया है। और सत्ता में अब वो खबर जो सीधे न्यूज मित्रों की जेब की सत्ता से जुड़ी हुई है। इसे हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले बात करते हैं उन लोगों की, चांदी की, जिन्होंने चांदी में निवेश किया है, और समझेंगे कि क्या अब ये चांदी 2 लाख का नया रिकॉर्ड बनाने वाली है। जबकि दूसरे हिस्से में बात करेंगे रुपए के पाताल लोक की, जिस पर या तो राजनीति होती है या उसे अर्थशास्त्रियों का विषय बताकर आप सब आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन आज हम आपको सबसे आसान भाषा में ये समझाएंगे कि इन दोनों खबरों का सीधा असर कैसे आपकी जेब पर पड़ने वाला है। पहले चांदी की बात, जो रिकॉर्ड धारी बन गई है, और अब ये चांदी सोने पर भी भारी पड़ रही है। चांदी के दाम आज यानी 3 दिसंबर को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार चांदी की कीमत आज प्रति किलो करीब 1,89,000 पर पहुंच गई है, लेकिन 79,000 पर पहुंच गई है। लेकिन क्या अभी इसकी रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगने वाला है और अब ये आंकड़ा 2 लाख के पार जाएगा? एक्सपर्ट खुद ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। किसी दौर में मशहूर अमेरिकी बिजनेसमैन और कारोबारी जेपी मॉर्गन ने कहा था, गोल्ड इज मनी, एवरीथिंग एल्स इज क्रेडिट। मतलब असली पैसा सोना ही है, बाकी सब कुछ सिर्फ कर्ज है। लेकिन क्या अब यही फॉर्मूला चांदी पर भी लागू होने वाला है? सिर्फ पिछले 10 दिनों में चांदी की कैसे चांदी हुई है, आप वो देखिए। 24 नवंबर को 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 1,53,000 रुपए थी, जबकि 3 दिसंबर को ये दाम 1,79,000 पर पहुंच गया। यानी सिर्फ 10 दिन में 1 किलो चांदी की कीमत में 26,000 का इजाफा हुआ है। मतलब चांदी के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसे देखकर बाजार के बड़े एक्सपर्ट भी हैरान हैं। और लोगों में अब कंफ्यूजन ज्यादा है कि सोना खरीदें या चांदी पर दांव लगाएं, क्योंकि चांदी पिछले 1 साल में रिटर्न की चैंपियन बन गई है। दिसंबर 2024 में 86,000 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 1,79,000 प्रति किलो के पास पहुंच गई है। यानी सिर्फ 1 साल में चांदी ने 108% का रिटर्न दिया है। लेकिन क्या अब भी चांदी में पैसा लगाने का वक्त है? क्या रॉकेट बन चुके चांदी के दाम 2 लाख को भी पार कर जाएंगे? एक्सपर्ट से आप भी समझिए। चांदी के अंदर लॉन्ग टाइम के अंदर मुझे लग रहा है कि 2026 एंड तक चांदी $US प्रति आउंस की बात करूं, 58 आज का जो रेट चल रहा है, उससे लगभग $80 प्रति आउंस तक जाने की संभावना लग रही है। और चांदी के जो डिमांड है, ईवी सेक्टर के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर सिल्वर की डिमांड बहुत बड़ी है, और इसकी वजह से भी थोड़ी रेट्स जो है सिल्वर के, वो लगातार तेजी हमें देखने के लिए मिल रही है।
और अब आपकी जेब से जुड़ी दूसरी कुंजी, जो डॉलर के मुकाबले रुपए के पादान लोक पर आधारित है, जिसे या राजनीतिक मुद्दा समझा जाता है या आंकड़ों में इतना उलझा दिया जाता है कि लोग बोर हो जाते हैं। लेकिन रुपए का कमजोर होना जेब के लिए कितना खतरनाक है, समझिएगा। बुरी खबर यह है कि रुपया आज यानी 3 दिसंबर को डॉलर के मुकाबले अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। आज इसकी शुरुआत ही 9 पैसे गिरकर 90.05 के स्तर से हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर रुपए की ऐसी हालत क्यों हो गई है और इसकी गिरावट पर ब्रेक कब लगेगा। ये रुपया हर दिन गिरने का नया रिकॉर्ड बना रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार रुपया 2025 में अब तक 5.16% कमजोर हो चुका है, जबकि 2024 के अंत तक पिछले 10 वर्षों में इसमें 28% की गिरावट दर्ज की गई थी। ये रुपया पाताल लोक से कब बाहर निकलेगा, इसका जवाब बड़े बड़े अर्थशास्त्री ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों रिजर्व बैंक की कई कोशिशों और भारत के जीडीपी का शुभ समाचार भी रुपए को पाताल लोक से नहीं निकाल पा रहा है। आप वजह समझिए। सबसे बड़ा कारण, विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार से लगातार पैसे निकाल रहे हैं और शेयर्स बेच रहे हैं। दूसरी वजह यह भी मानी जा रही है कि भारत और अमेरिका के बीच अटकी ट्रेड डील पर सस्पेंस बना हुआ है। इसकी एक वजह ट्रंप का टैरिफ वाला टॉर्चर भी है, जिसके बाद से रुपया सहमा हुआ है। साथ ही बैंकों की तरफ से ऊंचे स्तर पर डॉलर की खरीद की जा रही है और विदेशी बाजार में भी अमेरिकी डॉलर लगातार मजबूत हो रहा है। अब हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि आखिर रुपए के कमजोर होने का असर कैसे आपकी जेब, आपकी रसोई, आपके बजट पर पड़ेगा और कैसे इससे महंगाई बढ़ सकती है। रुपए के कमजोर होने का असर विदेशों के आयात किए जा रहे तेल और ऊर्जा के उत्पादों पर पड़ेगा और क्योंकि भारत करीब 80% कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, इसीलिए पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है। इसका सीधा असर पेंट और लुब्रिकेंट की कीमतों पर पड़ सकता है। रुपए की रिकॉर्ड कमजोरी से विदेशों से वस्तुओं को मंगाना महंगा हो जाएगा, क्योंकि आयात के लिए जो भुगतान किया जाता है वो डॉलर में होता है। जब महंगा सामान आएगा तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और ये महंगाई के बढ़ने की एक बड़ी वजह होती है, क्योंकि इससे सब्जियों और ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई होने वाले सामान के दाम भी बढ़ जाते हैं। रुपए के कमजोर होने का असर उन लोगों की जेब पर भी पड़ेगा जो विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्हें 90 रुपए खर्च करने पर $1 मिलेगा, क्योंकि दुनिया के ज्यादातर देशों में कारोबार डॉलर में ही होता है। इसके अलावा विदेश में पढ़ाई का खर्च भी अब ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि फीस से लेकर रहना और खाना महंगा होगा। यानी रुपए की डुबकी सभी के लिए चिंता का विषय है। इसे एक्सपर्ट से भी समझिए। अच्छी ग्रो कर रही है, फिर भी इंडियन रूपी के अंदर गिरावट आ रही है। ऐसा मानना है कि इंडियन जो एक्सपोर्ट है, जो मेजर इंडिया का एक्सपोर्ट है वो यूएस को होता था, वो उसके अंदर बहुत गिरावट आई है। जो टैक्सेस जो लगाए हैं, वो 50% जो टैरिफ लगाया है यूएस ने, उसके हिसाब से एक्सपोर्ट्स थोड़ा सा रुक गया है। तो इसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट वो बढ़ गया है और इंपोर्ट्स भी बढ़ा है। गोल्ड इंपोर्ट भी यूएस फॉरेन से इंडिया का बढ़ा है, तो वो भी ट्रेड थोड़ा सा नेगेटिव के अंदर जाता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह से इंडियन रूपी डाउनफॉल होते हुए दिख रहा है और नियर फ्यूचर में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और नीचे जाने की संभावना हमें यहाँ से इंडियन रूपी के अंदर दिखती जा रही है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा की। पुतिन अब से ठीक 24 घंटे के बाद दिल्ली में होंगे। दिल्ली में इसको लेकर खास तैयारी है, पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि पुतिन की सुरक्षा का इंतजाम अमेरिकी राष्ट्रपति से किसी भी मामले में कम नहीं होता है, फिर चाहे उनकी खास ऑरेस कार हो या फिर वो उड़ता हुआ किला जिसकी देश दुनिया की खूब चर्चा होती है। ये पुतिन का वो खास विमान है जिसमें बैठकर वो न सिर्फ विश्व के एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं, बल्कि जब चाहे दुश्मन देश को मिटाने के लिए इसी शक्तिशाली विमान से परमाणु बटन भी दबा सकते हैं। पुतिन जब दिल्ली यात्रा पर आ रहे हैं, तब उनके इसी शक्तिमान विमान की चर्चा एक बार फिर हो रही है। पुतिन जिस इल्यूशन IL-96 एयरक्राफ्ट से उड़ान भरते हैं, उसे फ्लाइंग क्रेमलिन भी कहा जाता है। इस एयरक्राफ्ट की खासियत जानेंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि इसे उड़ता हुआ शाही महल क्यों कहा जा रहा है। पुतिन के इस खास IL-96 मॉडल वाले विमान में 4 ताकतवर टर्बोफैन इंजन हैं, जिनकी ताकत से ये 900 किलोमीटर प्रति घंटा
प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकता है। पुतिन के विमान में एक बार में 1.5 लाख लीटर ईंधन भरा जा सकता है, जिससे ये लगातार 15 घंटे तक उड़ान भर सकता है और एक बार में 13,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसकी क्षमता 12,000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने की है। कहा जाता है कि इसमें पुतिन के साथ 50 से 60 लोग यात्रा कर सकते हैं। इसे पुतिन के लिए खास तरीके से कस्टमाइज किया गया है। इस वजह से इसकी लागत 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। संवेदनशील यात्राओं में Su-35 या MiG-31 जैसे फाइटर जेट इसे एस्कॉर्ट करते हैं। इसमें एरियल रिफ्यूलिंग की सुविधा है, यानी उड़ान के दौरान ही ईंधन भी भरा जा सकता है। पुतिन के खास विमान में हाई क्वालिटी नेविगेशन और सैटेलाइट सिस्टम भी मौजूद है। इसमें एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम भी लगा हुआ है, जो दुश्मन की मिसाइलों को कई किलोमीटर दूर से ही मार गिराता है। पुतिन का विमान सुरक्षा के लिहाज से तो खास है ही, सुविधाओं के मामले में भी इसका कोई मुकाबला नहीं है। पुतिन के इस शाही विमान में उनके लिए एक बड़ा प्राइवेट सूट है, जिसमें उनका लग्जरी बेडरूम और काम करने के लिए पर्सनल डेस्क है। इसमें 2 खास कॉन्फ्रेंस रूम है, जहां करीब 15 लोगों के बैठने की जगह है। हवाई यात्रा के दौरान पुतिन यहां अहम बैठक करते हैं। पुतिन के विमान का डाइनिंग रूम भी खास है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 12 से 16 लोगों के लिए यहाँ पर डिनर टेबल है, जहाँ रूसी और इंटरनेशनल दोनों तरह का खाना परोसा जाता है। विमान में ही एक मेडिकल रूम है, जिसे ICU लेवल का मिनी हॉस्पिटल कहा जा सकता है। इसमें डॉक्टर्स की तैनाती रहती है, ऑक्सीजन सपोर्ट और ब्लड किट जैसी सुविधाएं भी रहती हैं। प्लेन के अंदर ही इमरजेंसी कमांड सेंटर है, जिसमें मिसाइल अलर्ट सिस्टम लगा है। इस कमांड सेंटर से पुतिन हवा से ही अपनी सेना को परमाणु हमले का ऑर्डर भी दे सकते हैं। इसके अलावा पुतिन के विमान में एक और बार जिम और प्रेस एरिया भी मौजूद है। इन्हीं खासियत की वजह से इस विमान की तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स 1 से भी की जाती है। पुतिन के विशेष विमान की तरह ही उनकी कार भी बहुत स्पेशल है। पुतिन की सबसे मशहूर कार ऑरस सेनेट है। आमतौर पर पुतिन इसी में सफर करते हैं। पुतिन की ये कार पूरी तरह बुलेट प्रूफ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें 6 सेंटीमीटर मोटे बुलेट प्रूफ कांच लगे हुए हैं, जिससे इस कार पर गोली, बम सब बेकार हो जाता है। यहां तक कि इस पर किसी तरह के केमिकल अटैक का भी असर नहीं होता। अगर किसी आपातकाल में इसके चारों टायर भी पंक्चर हो जाएं, तो भी ये कार कई किलोमीटर चल सकती है। इसमें एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम लगा होता है। किसी इमरजेंसी के लिए कार में ही ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम है। इसके अलावा ब्लड किट के साथ पूरी मेडिकल किट भी कार में ही होती है। किसी भी हमले का मुकाबला करने के लिए पुतिन के काफिले में मौजूद सीक्रेट एजेंट्स के पास पोर्टेबल हैंडी डिफेंस सिस्टम भी होता है, जो इंफ्रारेड तकनीक से किसी भी तरह के ड्रोन को कई किलोमीटर पहले मार गिराने में सक्षम है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की जिंदगी रहस्यों से भरी हुई है। उनकी सुरक्षा को लेकर भी कई रहस्य हैं। पुतिन की सुरक्षा के लिए सैकड़ों स्पेशल बॉडीगार्ड 24 घंटे उनके साथ रहते हैं। आपको बताते हैं पुतिन की हाईटेक सिक्योरिटी में कौन कौन सी एजेंसियां लगी होती हैं। पहला नाम है फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस, जिसके पास मुख्य रूप से राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी। आइए आपको हम इसके बारे में और जानकारी देते हैं। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस के कमांडो भी पुतिन की सुरक्षा में तैनात रहते हैं। तो आइए हम आपको बिग वॉल पर भी ये जानकारी देते हैं कि दरअसल कौन कौन उनकी सुरक्षा में तैनात रहता है। सुरक्षा के लिए खुफिया जानकारियां जुटाने का काम रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस करती है। तो देखिए किस तरह की एजेंसियां शामिल हैं इसमें और कैसे कैसे वो सुरक्षा को देखती हैं पुतिन की। विदेश दौरों के दौरान, जिस तरह का दौरा वो भारत के लिए कर रहे हैं, किसी संभावित खतरे की जानकारी रूस की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस जुटाती है। इसके अलावा रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस भी पुतिन की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। पुतिन की सुरक्षा में सबसे पहला और करीबी घेरा उनके अपने निजी गार्ड्स का होता है। इसके बाद दूसरा घेरा उन गार्ड से बनाया जाता है जिन पर पब्लिक का ध्यान नहीं जाता है। तीसरा घेरा संदिग्ध लोगों को पुतिन के करीब आने से रोकता है और चौथा घेरा आसपास की इमारतों और छतों पर बैठे स्नाइपर्स का होता है।
24 घंटे के बाद जब पुतिन दिल्ली में होंगे तब भी कुछ ऐसा ही सुरक्षा का इंतजाम होंगे। जब पुतिन के साथ पीएम मोदी होंगे तो एनएसजी और एसपीजी के जवान भी सुरक्षा का जिम्मा संभालेंगे, तब जबकि दोनों नेताओं की मुलाकात होगी। पुतिन के दौरे के दौरान दिल्ली में ड्रोन से भी नजर रखी जाएगी, यानी आसमान पर भी नजर रखी जाएगी। दिल्ली में कई जगह जैमर तैनात रहेंगे। कई इलाकों में फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं जो संदिग्धों पर नजर रखेंगे। कंट्रोल रूम में लगातार नजर इस पर रखी जाएगी। दिल्ली में इसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, ये आप रिपोर्ट में भी देखिए। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि 5 लेयर का सुरक्षा चक्र पुतिन के आसपास रहने वाला है, जिसमें पहले लेयर के अंदर पुतिन के सुरक्षा गार्ड मौजूद रहने वाले हैं। इसके अलावा अन्य लेयर के अंदर दिल्ली पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस और अन्य एजेंसी जो हैं वो तैनात रहने वाली है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे की मदद से भी हर जगह पर सुरक्षा एजेंसी निगरानी रखने वाली है। कई जगहों पर कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। सूत्रों का ये कहना है कि ड्रोन के माध्यम से भी हर जगह निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा जिस होटल में पुतिन रुकेंगे उसे सैनिटाइज किया गया है। इसके अलावा साथ ही जहाँ पर वो जाएंगे यानी कि जो उनका रूट होगा उसे भी बाकायदा सैनिटाइज किया गया है। सूत्रों का ये कहना है कि पुतिन की सुरक्षा में रहने वाले अधिकारी पहले ही हिंदुस्तान आ चुके हैं और यहाँ पर जो सीनियर अधिकारी है उनसे उनकी मीटिंग चल रही है और बाकायदा हर एक रूट को बारीकी से देखा जा रहा है। सत्ता में आगे बढ़ते हैं और धर्म बदलने के बाद जारी संवैधानिक फर्जीवाड़े से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अपडेट आपको बताते हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट से आया है। हाईकोर्ट के उन लोगों के प्रति कड़ा रुख अपनाया है जो दूसरा धर्म अपना चुके हैं लेकिन अब भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के लिए निर्धारित लाभ का फायदा उठा रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का हवाला देते हुए साफ किया कि धर्म परिवर्तन के बाद ऐसा करना संविधान के साथ धोखा है। जितेंद्र सहनी बनाम यूपी सरकार और अन्य के मामले में याचिका खारिज करते हुए जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी ने बड़ा फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि धर्म बदलने के बाद भी जातिगत आरक्षण या अन्य लाभ लेना संविधान के साथ धोखा है। उन्होंने संवैधानिक प्रावधानों का जिक्र करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाता है वो शेड्यूल कास्ट नहीं माना जा सकता है। न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले का भी हवाला दिया जिसमें सर्वोच्च अदालत ने साफ कहा था कि ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति की मूल जाति की पहचान समाप्त हो जाती है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार और सभी डीएम को निर्देश दिया कि वो कानून के अनुसार कदम उठाएं, ये सुनिश्चित करें कि एससी, एसटी, ओबीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन हो। अब सभी डीएम को 4 महीने में अपने जिलों में जांच कर कार्रवाई करने के साथ रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजनी होगी। हुआ ये था कि याचिकाकर्ता जितेंद्र सहनी ईसाई धर्म अपना चुके हैं लेकिन कोर्ट को दिए हलफनामे में उन्होंने खुद को हिंदू बताया और अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर, चार्जशीट और समन के आदेश को रद्द करने की मांग की थी। उन पर लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाने और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाने का आरोप है। और आइए अब चलते हैं बंगाल, जहां बीएलओ की चौंकाने वाली रिपोर्ट पर कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कहानी यह है कि पश्चिम बंगाल में 2208 मतदान केंद्रों पर 0 अनकलेक्टेबल एन्यूमरेशन फॉर्म मिले हैं। आसान भाषा में समझिए तो ये फॉर्म मुख्य रूप से गणना कर्मचारी की ओर से तब भरा जाता है जब घर में कई बार विजिट करने के बाद भी कोई नहीं मिलता है, घर बंद रहता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस रिपोर्ट के अनुसार 2208 मतदान केंद्रों पर न वोटर बढ़े हैं न किसी की मृत्यु हुई है। आपको ये भी बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में वर्ष 2002 में एसआईआर हुआ था। 23 साल बाद जब बंगाल में 2208 बूथ पर यथास्थिति से सवाल खड़े हो गए हैं। इन बूथों पर एक भी मतदाता मृत, शिफ्टेड, अनुपस्थित या फिर डुप्लीकेट नहीं पाया गया, जो कि एक असामान्य स्थिति है। ऐसे मामले सबसे ज्यादा दक्षिण 24 परगना जिले में सामने आए हैं। इसके अलावा मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया भी लिस्ट में ऊपर हैं। इस पर राजनीति भी अब शुरू हो गई है। टीएमसी चुनाव आयोग पर सवाल उठा रही है, जबकि बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी के राज में कुछ भी संभव है। बंगाल में तृणमूल का राज में, ममता का राज में सभी जो है स्वाभाविक नहीं है, सभी अस्वाभाविक है। ऐसा हो सकता है 480 बूथ में कोई 22-23 साल
किसी का भी मौत नहीं हुआ, डेथ नहीं हुआ। ये तो सही नहीं है, ये सही होना चाहिए एंड द स्ट्रिक्टेस्ट सेंस ऑफ द टर्म SIR होना चाहिए। जब सभी बोल रहा है जे काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है, तब क्यों SIR को काम आगे बढ़ा रहे हैं? बीजेपी को बोलना चाहिए, चलो सब एक साथ बोलते हैं जे SIR रद्द कीजिए, बंद कीजिए। ऐसा BLO लोग का ऊपर प्रेशर देके काम करवाना नहीं चाहिए, उन लोग को टाइम देके ठीक ढंग से होना चाहिए। ये हम लोग पहले दिन से हम लोग बोल रहे हैं। SIR का नाम पर जो BLO है उन लोगों को प्रेशर करा के तृणमूल कांग्रेस ये सारे काम कर रहा है। चुनाव आयोग को इस सारे जो 2200 बूथ है और बाकी जो और भी कुछ बूथ का खुलासा हुआ, ये सारे बूथ का जो SIR कैंसिल करना चाहिए, नया तरीका से करना चाहिए। सत्ता में अब बात करते हैं उस कीवर्ड की जिसमें सियासी शोले हैं, हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारी है, तुष्टीकरण वाला तंज है। पिछले कुछ दिनों से बाबरी मस्जिद बहस का बड़ा विषय बना हुआ था। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के बाद इसे नया एक्सटेंशन मिला है, क्योंकि राजनाथ के नए बयान से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम है। उन पर गंभीर आरोप हैं। पूरी कहानी को शुरू से आइए समझते हैं। मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के वडोदरा में थे। अवसर था सरदार पटेल की 150वीं जयंती का। इस उपलक्ष्य में राजनाथ सिंह ने कई बड़ी बातें कही, जिसकी चर्चा आज भी हो रही है। तीखी प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर सरकारी खजाने से पैसा खर्च करने की बात जब उन्होंने छेड़ी थी, सरकारी खजाने से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाई जानी चाहिए, उसका भी विरोध यदि किसी ने किया था तो गुजराती मां की कोख से पैदा हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही किया था मेरे घर। और उस समय सरकारी पैसे से उन्होंने बाबरी मस्जिद नहीं बनने दिया।